हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी साइंस। आज हम आप लोगों को फलों तथा बीजों का प्रकीर्णन बताएंगे, अर्थात डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स के बारे में बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो अंत तक ध्यान से देखिए, और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले प्रकीर्णन क्या होता है ये समझ लेते हैं। तो वह क्रिया जिससे फल तथा बीज अपने जनक पौधों से अलग होकर दूर दूर स्थानों तक पहुंचकर अंकुरित होते हैं, प्रकीर्णन कहलाता है। चलिए इस परिभाषा को अच्छी तरह से समझा देते हैं। सभी पुष्पीय पौधे जो होते हैं अधिक बीज पैदा करते हैं, यानी जितने भी पुष्पीय पौधे हैं वे अधिक बीज पैदा करते हैं। जैसे सूर्यमुखी के एक पौधे से लगभग 7 से 8 हज़ार बीज बनते हैं। इसी प्रकार से इवनिंग प्रिमरोज जो पौधा होता है, इसके एक पौधे से लगभग 1,20,000 से ज़्यादा बीज उत्पन्न होते हैं या बनते हैं। तो अब इतने बीज पौधे के नीचे गिर जाएं या गिरें तो बीजों को उगने के लिए जगह नहीं मिलेगी, या कहा जाए तो अच्छी तरह से स्वस्थ रूप से वो उग नहीं पाएंगे, और वायु, प्रकाश, पोषक तत्व, पानी आदि के लिए जीवन संघर्ष शुरू हो जाएगा आपस में। तो इसी संघर्ष या संग्राम को रोकने के लिए बीज दूर दूर तक बिखर जाते हैं या प्रकीर्णित हो जाते हैं या दूर दूर तक चले जाते हैं। इसी क्रिया को फलों तथा बीजों का प्रकीर्णन कहा जाता है। तो कुल मिलाकर के निष्कर्ष यह निकला कि जब एक ही पौधे के अधिक संख्या में उत्पन्न बीज उसी पौधे के नीचे गिर जाएंगे तो उनके अंकुरण से लेकर के उचित वृद्धि करने तक अनेक समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी, अनेक प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, जिससे कोई भी बीज ठीक से पौधे में विकसित नहीं हो पाएगा या ठीक से उग नहीं पाएगा। तो ऐसा ना हो, इसीलिए फलों तथा बीजों में प्रकीर्णन होता है, अथवा फल तथा बीज एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसी न किसी माध्यम से पहुंच जाते हैं और अंकुरित होते हैं। इसी प्रक्रिया को फलों तथा बीजों का प्रकीर्णन कहा जाता है। तो अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि फलों तथा बीजों का प्रकीर्णन क्या होता है। तो चलिए अब फलों तथा बीजों के प्रकीर्णन की विधियों को समझा देते हैं। तो इसे कुछ प्रमुख विधियों द्वारा बांटा गया है, जिसमें से पहली है वायु द्वारा प्रकीर्णन, दूसरी जल द्वारा प्रकीर्णन, तीसरी जंतुओं द्वारा प्रकीर्णन, और चौथा है यांत्रिक प्रकीर्णन, अथवा इसको विस्फोटक विधि द्वारा प्रकीर्णन भी कहा जाता है, अथवा इसी को स्वयं स्फुटन द्वारा प्रकीर्णन भी कहा जाता है। चलिए अब इनमें से एक एक करके सभी को समझा देते हैं डिटेल से। तो पहला है वायु द्वारा प्रकीर्णन, यानी डिस्पर्सल बाय विंड कैसे होता है इसको बता देते हैं। तो सबसे अधिक फलों तथा बीजों का प्रकीर्णन वायु के द्वारा ही होता है। वायु के द्वारा फल तथा बीज अपने जनक पौधे से काफ़ी दूर दूर तक चले जाते हैं। वायु द्वारा प्रकीर्णित होने के लिए फल तथा बीजों में कई प्रकार के अनुकूलन या एडाप्टेशन हो जाते हैं, जिससे ये काफ़ी हल्के हो जाते हैं और हवा के साथ आसानी से उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाते हैं। तो अब आपको वायु द्वारा प्रकीर्णित होने वाले फलों तथा बीजों के कुछ अनुकूलन बता देते हैं, जिसमें से पहला है सूक्ष्म एवं हल्के बीज। अर्थात बीज कैसे होंगे? सूक्ष्म होंगे, छोटे होंगे और हल्के होंगे। तो कुछ पौधों में बीज अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, हल्के होते हैं। ऐसे बीज धूल के कणों की तरह आसानी से वायु में प्लवन कर सकते हैं। यानी कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिसमें बीज अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, अत्यंत छोटे होते हैं और हल्के भी होते हैं। तो जब हल्के होते हैं, सूक्ष्म होते हैं, तो वो धूल के कणों की तरह आसानी के साथ वायु में उड़ सकते हैं, प्लवन कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में आपको बता दें कौन सा है, आर्किड्स। आर्किड्स के बीज हल्के होते हैं, सूक्ष्म होते हैं, जो उड़कर दूर दूर तक पहुंच जाते हैं और प्रकीर्णित होते हैं या अंकुरित होते हैं जाकर के। वायु द्वारा प्रकीर्णन होने वाला दूसरा अनुकूलन है सपक्ष फल एवं बीज। सपक्ष मीन्स पंख युक्त जो होता है। तो सपक्ष और फल बीज के अंतर्गत क्या आएगा? फल या बीज को हल्का करने के लिए उनकी भित्तियाँ या पुष्प के अन्य अंग कभी कभी फैलकर चपटे पंख की तरह के आकार बना लेते हैं। यानी सपक्ष फल एवं बीज में क्या होगा कि फल या बीज को हल्का करने के लिए क्या करते हैं, वो कैसे अनुकूलित हो जाते हैं, उनकी जो भित्तियाँ होती हैं अथवा पुष्प के जो कुछ अन्य अंग होते हैं ये फैलकर चपटे पंख की तरह हो जाते हैं, जैसे पक्षियों में पंख होते हैं, ताकि बीज या फल
वायु में आसानी से दूर तक पहुंच सकें या दूर दूर तक प्रकीर्णित हो सकें। जैसे उदाहरण के रूप में आपको बता दें, समारा चिलबिल में आता है, चिलबिल का समारा है तो ये पंख युक्त होता है, उड़कर दूर दूर तक जा सकता है। माधवी लता है, रतालू है आदि सपच्छ फल के अंतर्गत आते हैं या सपच्छ फल एवं बीज के अंतर्गत आते हैं। और इसी में कभी कभी जो सोंचल होते हैं, सिरस होते हैं, शीशम आपने देखा होगा, तो ये फल जो होते हैं ये भी चपटे, पतले, अत्यंत हल्के होते हैं और वायु में आसानी के साथ उड़ जाते हैं और इधर उधर उड़ करके प्रकीर्णित होते हैं, अंकुरित होते हैं। इसी तरह से कुछ फलों की फलभित्ति गुब्बारे की तरह से फूल जाती है, जैसे गुब्बारा फूला हुआ होता है और अत्यंत उनको हल्का कर देता है। इसमें से जैसे कालोटिया है, ये गुब्बारे की तरह से फूल जाता है और हवा में प्रकीर्णित होता है। इस प्रकार से ये दूसरा अनुकूलन सपच्छ फल एवं बीज हो जाएगा। अब तीसरा अनुकूलन है पैराशूट प्रक्रिया। पैराशूट प्रक्रिया में क्या होता है कि कुछ फल और बीजों में लगे हुए विशेष प्रकार के अंग रह जाते हैं, ये उपांगों के रूप में निकल आते हैं। यानी कुछ विशेष प्रकार के अंग उपांगों के रूप में निकल आते हैं और ये प्रायः पुष्प के विभिन्न भागों में रूपांतर हो जाते हैं। यानी पुष्प के जो विभिन्न भाग होते हैं वो रूपांतरित हो जाते हैं, अथवा कहा जाए तो उनसे बनने वाले रोम जैसे उपांग होते हैं। यानी जो रोम निकलते हैं वो उपांग के रूप में कार्य करते हैं। जैसे रोमगुच्छ है या पैपस है, इसमें सूर्यमुखी में आपने देखा होगा, एजेरेटम में आपने देखा होगा, ट्राइडेक्स में देखा होगा। पैराशूट के अंतर्गत ही कुछ पौधों के फलों के साथ रोमल वर्तिकाएं संलग्न हो जाती हैं। यानी कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी रोमल वर्तिकाएं चिरलग्न हो जाती हैं और पैराशूट की तरह से कार्य करती हैं। जैसे क्लेमेटिस में होता है, नार्वेलिया में होता है। इनमें क्या होता है कि जो कोमल वर्तिकाएं होती हैं वो पैराशूट की तरह से कार्य करने लगती हैं और वायु में उड़ करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर प्रकीर्णित होती हैं। कामा को अगर लिया जाए, कामा को देखा जाए तो बहुत से पौधे ऐसे होते हैं जिनके बीज रोम युक्त होते हैं और ये रोम समूह में होते हैं, बीज के एक ओर लगे होते हैं, यानी बीज के एक तरफ रोम लगे होते हैं। इसे ही कामा कहा जाता है। उदाहरण के रूप में जैसे आँख में आपने देखा होगा, हम जो उदाहरण आपको दिखा रहे हैं चित्र में, ये आँख का चित्र है। इसमें देखिए बिल्कुल इस तरह से एक तरफ रोम लगे हुए हैं और उसी की सहायता से ये उड़कर या कह लीजिए कि हवा में प्लवन करके इधर उधर पहुंच करके अंकुरित होते हैं। पैराशूट के अंतर्गत ही आपने कपास को देखा होगा, इसका जो बीजावरण होता है वो अत्यधिक रोमयुक्त हो जाता है, रोमल हो जाता है और बीज अत्यंत हल्का हो जाता है, जिससे आसानी के साथ उड़ करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाता है। ऐसे ही काकतुंडी भी होता है। अब आते हैं अगले अनुकूलन दोल छेद विधि पर। तो वायु के प्रभाव से जब पौधे या पौधे के किसी भाग में गति होती है और बीज दूर दूर तक बिखर जाते हैं तो उसे ही दोलछेप विधि कहा जाता है। या इसको इस तरह से समझें कि जैसे पोस्ता है या भरभंडा है तो पौधों में फलों में छोटे छोटे से छिद्र पाए जाते हैं। पोस्ता आपने देखा होगा, इसके फल में छोटे छोटे से छिद्र ऊपर होते हैं जिनमें से बीज हवा के झोंकों के साथ फल के साथ इधर उधर हिलने से बाहर निकलने लगते हैं। यानी जब हवा का झोंका आता है तो फल इधर उधर हिलता है, जिससे उन्हीं छिद्रों से बीज बाहर निकलने लगते हैं। ये बीज बहुत कम संख्या में धीरे धीरे फल के बाहर निकलते हैं और एकदम से तो निकल नहीं पाएंगे क्योंकि छोटे छोटे से छिद्र होते हैं, इसलिए धीरे धीरे से बाहर निकलते हैं और इसी विधि को दोलछेप विधि कहा जाता है। यानी जैसे दोलन गति होती है उसी से बना है दोलछेप विधि। तो धीरे धीरे हवा के माध्यम से इधर उधर हिलता है और उसी से बीज निकल करके बाहर हवा में प्रकीर्णित होते हैं, अंकुरित होते हैं। तो इस प्रकार से ये दोलछेप विधि हो जाएगी। तो इस प्रकार से वायु द्वारा प्रकीर्णन अथवा डिस्पर्सल बाय विंड के अंतर्गत जो बीज और फल होते हैं इस तरह से अनुकूलित हो जाते हैं, रूपांतरित हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया हल्के एवं सूक्ष्म बन जाते हैं, पंखदार हो जाते हैं, यानी सपच्छ वाला आपको बताया। पैराशूट विधि बताया, उस पर छोटे छोटे से रोम निकल आते हैं, एक तरफ से पैराशूट विधि हो जाएगी। और उसी के अंतर्गत रोमगुच्छ था, कामा था आदि थे। फिर दोलछेप विधि बताई जिसमें जैसे दोलन होता है उस तरह से चल करके यानी पौधा या पौधे के फल हिलते हैं और उससे बीज या निकल करके बाहर की ओर प्रकीर्णित होते हैं। तो इस प्रकार से आज मैंने आपको प्रकीर्णन की परिभाषा,
प्रकीर्णन कितने प्रकार का होता है और वायु द्वारा प्रकीर्णन कैसे होता है, कैसे बीज अनुकूलित हो जाते हैं, कैसे फल अनुकूलित हो जाते हैं वायु द्वारा प्रकीर्णित होने के लिए, पूरा डिटेल में बताया। आशा है आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में आप लोगों को जल द्वारा प्रकीर्णन, जंतुओं द्वारा प्रकीर्णन तथा स्वयं स्फुटन द्वारा प्रकीर्णन को डिटेल में बताएंगे। तो अगले वीडियो की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले अगले वीडियो की नोटिफिकेशन भी, उसकी जानकारी भी आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।